तो हम लोग आज पढ़ेंगे कल्प स्थान स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला स्थान है मदन कल्प अध्याय। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सभी 6 के 6 अध्यायों को कैसे हम लोग याद रखेंगे। हमने एक ट्रिक लिखा, मदन जी अच्छे धावक। दिख रहा है सबको? विजिबल है सबको? यस सर। तो मदन से हुआ मदन फल, जी से हुआ जी मूतक, अच्छे से हुआ इक्ष्वाकु, धा से हुआ धामार्गो, व से वत्सक। किसी को सर थोड़ा हाँ सर थोड़ा सा कैमरा और पास कर दीजिए सर, थोड़ा सा। जूम नहीं हो रहा, मेरे और में जूम हो जाता है। सर जब स्क्रीन शेयर करते हैं ना तब जूम होता है, ऐसे पे जूम नहीं होगा आपको। मेरे फोन में हो जाता है। सर हमारी स्क्रीन पे लेकिन जूम नहीं हो रहा। बिल्कुल नहीं दिख रहा है। नहीं सर दिख रहा है, दिख रहा है सर। डिस्टेंस पे है। भावनाओं को समझिए, हम बोल रहे हैं एक एक चीज को, उसको एक जस्ट इमेजिन करिए आप, है ना। मैं एक एक चीज बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इधर हमने लिखा है मदन जी अच्छे धावक। तो ये सारे चैप्टर जो कल्प स्थान के हैं, स्टार्टिंग के 6 वो क्रम से हैं। मदन जी अच्छे धावक, मदन से क्या हुआ? मदन फल कल्प अध्याय, जी से जीमूतक, अच्छे से इक्ष्वाकु, धा से धामार्गो, व से वत्सक, किसी को फुटज भी बोलते हैं, और क से क्या हुआ? कृतवेधन। फिल्म अभी बाकी है। क्या बाकी है? यहाँ पे आपको सभी कितने कितने योग बताए गए हैं हर चैप्टर में, वो भी याद करने हैं। तो मदन फल कल्प अध्याय में 133, ठीक है। 33 में 6 जोड़िए, कितना हो जाता है? 39। हमने इसमें 33 में +6 किया, याद कराने के लिए बता रहे हैं। 33 में 6 जोड़ेंगे 39। अब 39 में फिर 6 जोड़िए, कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। याद करने का अगला स्टेप वत्सक। इसको हम समझ लेंगे, एक वत्स है। वत्स मतलब एडल्ट एज। एडल्ट एज क्या होती है, क्या मानी जाती है? वोट देने की एज 18। इसमें हो जाएगा 18, ठीक है ना। तो वत्सक क्या हो गया? 18। और जो वत्स है, जो वत्सक है, इसके ऊपर नीचे गार्जियन बैठे रहेंगे 60 साल वाले। वत्सक के ऊपर नीचे गार्जियन बैठे हैं 60 वाले। ये हो गया आपका 60 और 60, ठीक है। तो मदन फल सबसे ज्यादा, क्योंकि पहला चैप्टर है 133, याद रखेंगे। जीमूतक 139, सॉरी 139 नहीं, खाली 39। जीमूतक 39, इक्ष्वाकु 45, धामार्गो 60, वत्सक 18, कृतवेधन 60। ये हुआ मदन जी अच्छे धावक, ठीक है। मदन जी अच्छे धावक, मदन फल, जी से जीमूतक, अच्छे से इक्ष्वाकु, धा से धामार्गो, व से वत्सक, और क से कृतवेधन। 133 ऐड करिए 6, 39 ऐड करिए 6, 45, फिर आ जाइए वत्सक 18, 18 के ऊपर नीचे 60 बैठा हुआ, उसको गाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये हमको संख्या भी याद हो जाएगी, सारे के सारे चैप्टर कम से कम आपको क्रम से याद हो जाएंगे। आगे बढ़े? यस सर। हो गया सबका? यस सर।
आगे के जो 6 चैप्टर बचते हैं वो विरेचन, ये तो वमन वाले हो गए, स्टार्टिंग के 6 जो है ये वमन वाले हो गए, मदन जी अच्छे धावक, ये वामक कहेंगे। फिर आगे के जो 6 चैप्टर बचते हैं, 12 चैप्टर है ना कल्पस्थान में, तो जो आगे के 6 चैप्टर हैं वो हुए विरेचन वाले, जिसमें पहला क्या है, श्यामा त्रिवृत, श्यामा त्रिवृत, ठीक है। दूसरा है चतुरंगुल, इसी को आरग्वद, राजवृक्ष, संपाक और भी नाम से जानते हैं हम लोग। फिर उसके बाद है तिलवक, सुधा, सप्तला संखनी, और लास्ट में क्या आएगा, दंती और द्रवंती। लिखिएगा, श्यामा के चित्र पर तिल, श्यामा के चतुरंगुल चित्र कर लीजिए, चित्र पर तिल, और सुधा के 7 दांत। ये इसको याद करने का ट्रिक हुआ। ट्रिक इसलिए बता रहे हैं, ये चैप्टर के क्रम से नाम है, ये क्रम से हैं। मदन जी अच्छे धावक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां क्रम से चैप्टर था वो, उसको हमें आगे पीछे नहीं करना है। वैसे ही श्यामा के चित्र याद रखिएगा, चित्र यहाँ पे चित्रक नहीं है, चतुरंगुल है। दूसरे नंबर पे राजवृक्ष, चतुरंगुल आरग्वद है, चतुरंगुल आरग्वद को बोलते हैं। उसके देखेंगे 2 नोट्स के बीच में ऐसे 4 अंगुल का डिफरेंस होता है, जब 2 लीव्स के बीच में स्पेस देखेंगे 2 नोट्स के बीच में, तो 4 अंगुल, इसीलिए उसको चतुरंगुल कहा जाता है। तो चतुरंगुल, श्यामा के चित्र पर तिल, सुधा के 7 दांत। आगे बढ़े। यस सर। यानी कि हमने आपको 12 के 12 चैप्टर के नाम बता दिए। श्यामा के श्यामा त्रिवृत हो गया, चित्र पर चतुरंगुल हो गया, तिल से तिलवक, सुधा के सुधा हो गया, 7 से सप्तला, सप्त से 7 होता है ना, तो 7 से क्या हुआ, सप्तला संखनी एक साथ हुआ, दांत से दंती द्रवंती एक साथ याद रखेंगे, ठीक है। तो सुधा के 7 दांत। तो सुधा किसको बोलते हैं, किसका पर्याय है सुधा, चुना। स्नूही का नाम है सुधा, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने वहां पे 133 से स्टार्ट करके सबकी संख्या याद की है, कितने वामक योग हैं, मदन फल के, जीमूतक के, है ना, इक्ष्वाकु के, हमने सब याद कर लिया, तो हमको याद भी रहेगा। 133 है, फिर हमने 6 जोड़ा, 39 हुआ, फिर 45 हुआ, फिर वत्सक 18 हुआ, और उसके नीचे 60 हो गए। तो हमको वहां पे वामक योग प्रत्येक चैप्टर में कितने हैं वो हमको पता चल गया वहां से। वैसे ही विरेचन वाले योग भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो लिखिएगा, श्यामा त्रिभुज के सामने लिखिएगा 1 1 10, चतुरंगुल में 12, इसमें 4 जोड़िए 16, 16 में 4 जोड़िए 20। जैसे वहां पे मदन फल का मैक्सिमम कितना था, 133, यहाँ पे मैक्सिमम किसका हुआ, पहले वाले का ही 110। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि 110 किसका था और 133, हमको संख्या याद रहती है, एक में मैक्सिमम 133 था, एक में मैक्सिमम 110 था। वामक वाले का ज्यादा था कि विरेचन वाले का ज्यादा था, तो जो पहले आया है उसका ज्यादा रहेगा। 133 यानी मदन फल का 133, और श्यामा त्रिवृत का क्या हुआ, 110। फिर इसके बाद क्या करना है, 12 16 20, क्रमशः हमको 4 बढ़ाने हैं। वैसे ये सुधा वाला का अगर पूछा भी गया है, स्नूही का याद रखिएगा 20 होता है, ठीक है। स्नूही का 20,
तिलवक 16 और ये 12, 12 4 16 4 20, यानी कि यहाँ पे हमको क्रमशः 4 4 ऐड करना है। एक पार्टिकुलर याद रखिए सुधा का, जिससे कंफ्यूजन ना होने पाए। तो सुधा वाला जब हमको 20 याद रहेगा तो उसमें से 4 4 माइनस करके हम ऊपर तक चले जाएंगे। 20 में से 4 माइनस 16, फिर 16 में से 4 माइनस 12 हो जाएंगे। तो एक इसको आप सेंटर बना के याद रखिएगा। सुधा का हमको याद होना चाहिए, स्नोई का 20 है, ठीक है। फिर बात आती है सप्तला संख्यनी की और दंती द्रवंती की। सप्तला संख्यनी और दंती द्रवंती दोनों को याद करने का एक तरीका क्या है, इसमें करिए 3, इसमें करिए 4, लिखिए जैसे हम लिख रहे हैं 3 और 4। अभी अर्ली स्टेज है, बाद में आपको याद हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ चतुरंगुल कितना लिखा था, 12। अब हमको इस 3 और 4 में बगल वाली संख्या वही लिखनी है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 12 आ जाए। तो 3 में कितना जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 9। 9। 4 में कितना जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 8। 8। और ये याद करने का तरीका था, ठीक है। 3 4 लिख लीजिए, हमको 12 लाना है। तो 3 और 9 12 होगा, 9 यहाँ हो गया, 4 और 8 12 होता है, यानी कि इन दोनों का योग हमको 12 वाला करना है, ठीक है। याद करने के लिए बता रहे हैं, बस ज्यादा दिमाग मत लगाना, ये ट्रिक है बस याद करने का, ये संख्या आपका गड़बड़ ना होने पाए, ठीक है। अगला एक पॉइंट यहाँ पे हम और नोट कराएंगे, अभी जस्ट बेसिक चीजें बता रहे हैं जो जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट अभी पूछा जाता है। अगली एक हेडिंग डालिएगा, द्रव्यों का संग्रह काल। द्रव्यों का संग्रह काल, द्रव्यों का तो 3 के अनुसार हमको विशेष रूप से याद रखना पड़ेगा, है ना। 3 के अनुसार कैसे, ये पहला वाला ये चरक का है, ये राजनिघंटु का है, रानी मतलब राजनिघंटु, ये चरक का है। और जो लाइन के नीचे वाला है ये सुश्रुत का है। अभी आपके सामने लग रहा होगा याद कैसे करेंगे, अभी बहुत इजी हो जाएगा। देखिएगा, हमको ये ऋतुओं का क्रम याद होता है, शिव जी वर्ष है जिसका जैसे होता है याद किया हुआ है, हर किसी ने याद किया हुआ। पहले शिशिर आता है, फिर बसंत आता है, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। मुझे लगता है ये सबको याद रहता है, याद है कि नहीं याद है, याद है। ऋतुओं का क्रम हमको याद रहता है। अब याद रखिएगा कि हमको स्टार्ट करना है मूल से। हमको मूल से, किसी भी प्लांट का मेन क्या होता है, मूल होता है। किसी भी प्लांट का, किसी का भी मूल क्या मतलब मेन क्या होता है, रूट ही होता है, सबसे मुख्य रूट होता है। तो हम रूट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मूल, शाखा पत्र, मूल, शाखा पत्र। कंफ्यूजन कहाँ होता है, हमको ये तो पता है कि स्टार्टिंग में 4 में मूल, शाखा पत्र, मूल, शाखा पत्र करना है, लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, पहले शाखा पत्र था पहले मूल था। तो कभी कभी हम गलती भी क्या करते हैं, शाखा पत्र यहाँ की, यहाँ मूल की, यहाँ शाखा पत्र की, यहाँ मूल की, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो उसका आंसर सिर्फ ये है कि हमको स्टार्टिंग किससे करना है, मूल से करना है। मूल, फिर उसके बाद शाखा पत्र, फिर मूल, फिर शाखा पत्र, यानी कि हमको वर्षा तक का क्लियर हो गया। इसमें कोई दिक्कत है, यानी शिशिर में मूल का संग्रह करेंगे, बसंत में शाखा पत्र का करेंगे, फिर ग्रीष्म में मूल का संग्रह करेंगे और वर्षा में शाखा पत्र का, यानी कि मूल का संग्रह शिशिर और ग्रीष्म में, और शाखा और पत्र का बसंत और वर्षा में संग्रह करेंगे। क्लियर है, यस सर। कुछ नहीं करना है, बस खाली आपको 6 के 6 ऋतुएं करिए आप, मूल, शाखा पत्र, मूल, शाखा पत्र। चाहे इसको एमएस भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा ट्रिक मत बनाइए, नहीं तो फिर परेशानी आ जाएगी, है ना। ट्रिक उतना ही जितना काम चल जाए। तो मूल से स्टार्ट करना है, मूल, शाखा पत्र, मूल, शाखा पत्र। अब देखिएगा, एक सर्प का नाम आपने पढ़ा होगा, तक्षक। तक्षक सर्प होता है, तक्षक, तक्षक, है ना।
दिव्य सर्प होता है। अगत वो सारी कल्प स्थान सुश्रुत में पढ़ेंगे हम लोग, अगत तंत्र में भी आपने पढ़ा होगा। तो तक्षक यानी शरद में तक्षक, तक्षक से क्या हुआ, त से त्वक हुआ, छ से क्षीर हुआ और क से कंद हुआ। तो ये तक्षक का संग्रह कब करना है हमको, शरद ऋतु में करना है, ठीक है ना। ठीक है, यस सर। तो हरियाणा में एक जगह है, हरियाणा में हिसार, किसी ने नाम सुना है, हिसार है। यस सर। तो यहाँ से हम याद करेंगे हिसार, यानी कि हेमंत में क्या संग्रह करेंगे, सार का, सार यानी निर्यास का। जैसे जो गोंद वगैरह, जैसे गुगलू में सार वगैरह निर्यास उसका जो कलेक्ट करते हैं, तो उस सार यानी निर्यास का संग्रह हमको कब करना है, हेमंत में करना है। तो हिसार से हमको याद रहेगा, हिसार हेमंत में, सार यानी कि इसको निर्यास भी लिख लीजिएगा। ये हुआ आपका किस ऋतु में हमको किसका संग्रह करना है। ये किसका था, चरक के अनुसार था। कोई पॉइंट ना समझ में आओ तो बोलो, रिपीट करें कि आगे बढ़ें। एक बार रिपीट कर दीजिए। हमने सबका नाम यहाँ लिख दिया ऋतुओं का, शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, सी ब जी व श हे, है ना। फिर यहाँ पे हमने मूल से स्टार्ट किया, मूल शाखा पत्र, मूल शाखा पत्र। फिर हमने शरद में किया, शरद में तक्षक सांप निकला, शरद में तक्षक सांप, तक्षक का मतलब त से त्वक, छ से क्षीर और क से कंद। तो ये शरद में तक्षक सर्प निकला। और हिसार हेमंत में सार का संग्रह करेंगे, सार यानी कि निर्यास का संग्रह करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजनिबंध सर द्रव्यगुण में सर एक टॉपिक आता है भेषज परीक्षा विधि, सर उसमें भी सर पढ़ते हैं क्या जी? है, द्रव्य गुण का भी पार्ट, वहां पे औषधि संग्रह, इस पार्ट को सिर्फ और सिर्फ औषधि संग्रह काल ही कहेंगे और किसी से भी इसको कंपेयर नहीं करेंगे। ये द्रव्य गुण में भी पढ़ाया जाता है और यहाँ भी है। कल्प स्थान मतलब इसका मूल जो है कल्प स्थान में ही है, मुख्य रूप से आपको यही पढ़ाया जाएगा। अब हम लोग राजनिघंटु की बात करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोगों ने चरक का स्टार्ट किया था किससे, मूल से, वैसे ही राजनिघंटु का भी मूल से स्टार्ट करेंगे। तो अभी आया है रफेल, बड़ा बवाल हुआ रफेल पे। तो ये हुआ हमारा ट्रिक क्या है, रफेल। पहले हमने राइफल बनाया था, राइफल क्रॉस से हुआ ना पकड़। तो ये अगर आपको राइफल या रफेल ना पकड़, अगर इतना पता है आपको राजनिघंटु का, राइफल ना पकड़, तो राइफल से आर से हुआ रूट, मूल, एफ फॉर फ्लावर, पुष्प, एल फॉर लीव। याद रखिएगा कहीं भी फल नहीं आया है तो गलती से भी फल का वर्णन मत कर दीजिएगा, है ना। ये दिमाग में हमको याद रखना है कि कहीं भी एफ का मतलब हम फ्रूट ना कर दें। तो राइफल क्या हुआ, आर फॉर रूट, एफ फॉर फ्लावर और एल फॉर लीव। ये हुआ रफेल या राइफल। ना का मतलब क्या हुआ कि राजनिघंटु ने वर्षा में कुछ नहीं संग्रह बताया, क्रॉस कर दिया वहां पे, ठीक है। ना का मतलब उसको छोड़ दिया उन्होंने। फिर पकड़, पकड़ प से क्या हुआ, पंचांग, पंचांग कब करेंगे, शरद ऋतु में, शरद ऋतु में पंचांग का। और हेमंत में कंद का। पकड़ प से पंचांग, कड़ से कंद हो गया, कोई दिक्कत। फिर से देख लो, राइफल, रूट, फ्लावर, लीफ, लिख लो उसको, आप भूल जाओगे। आर को रूट लिख लो, एफ को फ्लावर और एल को लीफ लिख लो। और हिंदी में भी मूल पुष्प पत्र लिख डालो। फिर पकड़ से क्या हुआ, पंचांग और कंद। पकड़ को एक साथ मत ऐड कर देना, नहीं तो कंद अकेला रह जाएगा।
प से पंचांग है, कड़ से कंद है, दोनों अलग अलग हैं, एक शरद का है और एक हेमंत का है। आगे बढ़े, बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब बचता है सुश्रुत का, सबसे आसान है। थोड़ा सा उनका ऋतुओं का जो सीक्वेंस है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बी जी पी है ना, व श ए, उनका थोड़ा सा बीजेपी से स्टार्ट है। ये क्या हुआ, बसंत। जी से ग्रीष्म, पी से प्रावट आ जाता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा सुश्रुत में यही डिफरेंस है। वर्षा, शरद और हेमंत, ठीक है। चरक और राज निघंटु का तो वही हम लोग देखते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं। सुश्रुत में थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज बीजेपी से करते हैं। बीजेपी और बाकी नीचे वाले तीन वही रहेंगे, नीचे के तीन वही रहते हैं, ऊपर बीजेपी हो जाता है ना। बसंत, ग्रीष्म और प्रावण। शिशिर गायब हो गया इसमें, याद रखिएगा बीजेपी से स्टार्ट होता है, बीजेपी सुश्रुत वाला है। फिल्म अभी बाकी है, फिल्म अभी बाकी है। तो बी में लिखिएगा सार, यहाँ पे लिखिएगा फल। याद रखिएगा फल सबसे पहले सुश्रुत में आया, चरक में नहीं आया और राज निघंटु में भी नहीं आया। फल की बात किसने की, सुश्रुत ने, वो भी ग्रीष्म में बात की। वैसे भी हम लोग गर्मियों में ही आम खाते हैं, फल कब खाते हैं, गर्मियों में आते हैं, आम गर्मियों में आते हैं, ठीक है ना। प्रावट में मूल का, वर्षा में पत्र का, शरद में त्वक का और हेमंत में क्षीर का। ऐसे लिख डालो, फिर बता रहे हैं, कुछ नहीं है, मुंह जबानी बताओगे। क्या लिखा ट्रिक, क्या लिखा हुआ है। सारे एफएम पर सारे तुम पे छाए। तुम छाए। सारे से हो गया सार, एफ से क्या हुआ, फ्रूट यानी फल, एम से मूल, पर से पत्र हुआ, तुम से त्वक हुआ, छाया से क्षीर हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा, बस आपको इतना याद रखना है कि एफ यहाँ पे फ्लावर फ्रूट के लिए है, जबकि राज निघंटु में जो राफेल हम लोगों ने एफ लिखा था वो फ्लावर के लिए था। बस इतना आपको दिमाग में बिठाना है। तो सारे एफएम पर तुम छाए, ये सुश्रुत के अनुसार हो गया। यूजी में मान लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन आ गया कि औषध संग्रह काल पे लेख लिखना है आपको। अभी हमने आपको ट्रिक बता दिया तो आपको लग रहा होगा तो बहुत जल्दी, लेकिन जब आप इसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखोगे कॉपी में तो काफी स्पेस लेगा आपका। जब इन्हीं बातों को आप सेंटेंस फॉर्म में लिखोगे तो स्पेस तो लेगा ही। तो चार्ट भी बना डालिए आप, चरक का भी बना दीजिए, सुश्रुत का भी बना दीजिए और राज निघंटु का भी बना दीजिए। अभी कुछ पॉइंट और नोट करा रहे हैं, अभी कुछ पॉइंट और नोट करा रहे हैं, उसको भी नोट करने के बाद जो है आप उसको इसमें ऐड करेंगे। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कुल 15 द्रव्यों को आश्रय बनाकर, कुल 15 द्रव्यों को आश्रय बनाकर 600 विरेचन योगों का उल्लेख है। कुल 15 द्रव्यों को आश्रय बनाकर 600 विरेचन योगों का उल्लेख है।
लिखिएगा अगला पॉइंट, विरेचनार्थ, विरेचनार्थ त्वक श्रेष्ठ, त्वक, त्वक श्रेष्ठ डैश करके इसमें लिखिएगा तिलवक, तिलवक। फल में लिखिएगा हरितकी, फल में हरितकी। तैल में एरंड, तैल एरंड। स्वरस कारवेल्लक, स्वरस कारवेल्लक, कारवेल्लक करेला को बोलते हैं। मूल अरुण त्रिवृत, अरुण त्रिवृत, अभी हम लोगों ने श्यामा त्रिवृत लिखा था, यहाँ पे हम अरुण त्रिवृत बोल रहे हैं, अरुण त्रिवृत। फिर लिखिएगा अगला पॉइंट, सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार सौम्य औषधियां, सौम्य औषधियां सौम्य ऋतु में, सौम्य औषधियां सौम्य ऋतु में एवं सौम्य भूमि से, एवं सौम्य भूमि से तथा आग्नेय, औषधियां आग्नेय ऋतु में, आग्नेय भूमि से। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, शारंगधर के अनुसार, शारंगधर के अनुसार सभी द्रव्यों को, सभी द्रव्यों को सरस अवस्था, सभी द्रव्यों को सरस अवस्था एवं शरद ऋतु में ग्रहण करें, एवं शरद ऋतु में ग्रहण करें। एक्सेप्ट, क्या क्या एक्सेप्शन है लिखिएगा, एक्सेप्ट एक्सेप्ट वमन विरेचन औषध, वमन विरेचन औषध बसंत अंते, वमन विरेचन औषध बसंत अंते, यानी वमन विरेचन औषध का संग्रह बसंत ऋतु के अंत में, बसंत अंते। अगला पॉइंट, सौम्य औषधियां, सौम्य औषधियां हिमालय पर्वत से, सौम्य सर हाँ सर ये आप जो अपवाद बोला था वो ये तो वमन विरेचन औषध संग्रह बसंत अंते, अभी सब उसी में चल रहा है, वमन विरेचन औषध बसंत अंते। अब जैसे बोल रहे हैं वैसे लिखते रहिए, वमन विरेचन औषध बसंत अंते। उसके अगला पॉइंट लिखिएगा, सौम्य औषधियां हिमालय पर्वत से, आग्नेय विंध्य पर्वत से, आग्नेय औषधियां विंध्य पर्वत से। फिर लिखिएगा, सभी औषधियों को नवीन ग्रहण करें, सभी औषधियों को नवीन ग्रहण करें। एक्सेप्ट
एक्सेप्ट मधु, घृत, गुड़, मधु, घृत, गुड़, पिप्पली, मधु, घृत, गुड़, पिप्पली, विडंग, विडंग, धान्य, धान्य, ओल्ड इज गोल्ड, मतलब ये पुराने ही अच्छे हैं। इनके अतिरिक्त सभी को नया लेना चाहिए, लेकिन ये पुराने ही अच्छे हैं। मधु, घृत, गुड़, पिप्पली, विडंग और धान्य। लिख लीजिएगा ब्रैकेट में। सुश्रुत ने धान्य नहीं बताया, सुश्रुत ने धान्य नहीं बताया है। अगला पॉइंट, चरक, सुश्रुत, वाग्भट और शारंगधर। चरक, सुश्रुत, वाग्भट, शारंगधर। डैश करके लिखिएगा। उदीच दिशा, उदीच, उदीच उत्तर दिशा को बोलते हैं। उदीच दिशा में स्थित औषधियों को ग्रहण करें। उदीच दिशा में स्थित औषधियों को ग्रहण करें। ब्रैकेट में उत्तर दिशा लिख लीजिएगा। उत्तर दिशा की औषधियों को ग्रहण करें। नेक्स्ट पॉइंट, स्नूही क्षीर का संग्रह, स्नूही क्षीर का संग्रह शिशिर अंत में, शिशिर अंत में, शिशिरांते, शिशिरांते ब्रैकेट में चरक, चरक के अनुसार। वैसे अगर हम लोग देखेंगे तो चरक ने क्षीर का संग्रह कब बताया? अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, तक्षक, शरद में। लेकिन एक एक्सेप्शन है कि स्नूही क्षीर का संग्रह हमको शिशिरांते करना है। स्नूही क्षीर का संग्रह शिशिरांते। अगला पॉइंट लिखिएगा, सभी शाक, सभी शाक हरित अवस्था में ग्रहण करें। सभी शाक हरित अवस्था में ग्रहण करें, एक्सेप्ट मूलक, मूलिक, मूलक, मूलक। नेक्स्ट पॉइंट, सभी फल पक्व अवस्था में ग्रहण करें। सभी फल पक्व अवस्था में ग्रहण करें, एक्सेप्ट बिल्व, बिल्व कच्चा ही लेते हैं, एक्सेप्ट बिल्व। नेक्स्ट पॉइंट, सभी फल सरस लेते हैं। सभी फल सरस अवस्था में लेते हैं, एक्सेप्ट द्राक्षा एवं हरितकी, द्राक्षा एवं हरितकी। ये दोनों शुष्क अवस्था में ही लेते हैं, द्राक्षा और हरितकी शुष्क अवस्था में ही लेते हैं। अगला पॉइंट, अश्वगंधा मूल, अश्वगंधा मूल शिशिर ऋतु में संग्रह। अश्वगंधा मूल शिशिर ऋतु में संग्रह, शिशिर ऋतु। नेक्स्ट, तिल जलौका, तिल एवं जलौका शरद ऋतु में। जलौका जो रक्त मोक्षण के लिए लेते हैं उसको भी जो है शरद ऋतु में कलेक्ट करने के लिए कहा है। तिल एवं जलौका शरद ऋतु में। अगला पॉइंट, शिला जतु, शिला जतु ग्रीष्म ऋतु में। शिला जतु ग्रीष्म ऋतु में। भल्लातक ग्रीष्म ऋतु में, यानी शिला जतु और भल्लातक का संग्रह ग्रीष्म ऋतु में।
अगला पॉइंट, नागबला, नागबला संग्रह, माघ फागुन, माघ फागुन। अन्य चैप्टर्स में जहां जहां औषधियों का संग्रह, ये रसायन की बात बता रहे हैं, नागबला हम लोगों ने पढ़ा था रसायन में, तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था माघ फागुन। और एक और रसायन पढ़ा था केवल आम्लक रसायन, केवल आम्लक रसायन, पौष माघ या फागुन, पौष माघ या फागुन। नेक्स्ट पॉइंट, मदन फल संग्रह, मदन फल डैश करके लिखेगा, बसंत एवं ग्रीष्म के मध्य में, बसंत एवं ग्रीष्म के मध्य में। एक पंचकर्म में भी आता है और यहाँ भी है, आपके पहले चैप्टर में शायद मिलेगा कि वमन एवं विरेचन द्रव्यों की कार्मुकता, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ वमन एवं विरेचन द्रव्य। एक पॉइंट लिख लीजिएगा, वामक द्रव्य, वामक द्रव्य चरक के अनुसार, चरक के अनुसार उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म, व्यवायी, व्यवायी विकासी, व्यवायी विकासी तथा अग्नि एवं वायु महाभूत के प्रभाव से कार्य करते हैं। अग्नि एवं वायु महाभूत, अग्नि एवं वायु महा, यानी वामक द्रव्य में जो होता है महाभूत, अग्नि एवं वायु महाभूत की प्रधानता होती है। अग्नि एवं वायु महाभूत, इसी में लिखेगा सुश्रुत के अनुसार, सुश्रुत के अनुसार वामक द्रव्य अपनी प्रकृति या स्वभाव से कार्य करते हैं। वामक द्रव्य अपनी प्रकृति या स्वभाव से कार्य करते हैं। लिखिएगा अगला, विरेचन द्रव्य, विरेचन द्रव्य चरक, विरेचन द्रव्य लिखे चरक, उष्ण सूक्ष्म, उष्ण सूक्ष्म तीक्ष्ण, व्यवायी विकासी, व्यवायी विकासी। महाभूत में लिख लीजिएगा जल एवं पृथ्वी महाभूत, जल एवं पृथ्वी महाभूत। लिखिए सुश्रुत के अनुसार विरेचन द्रव्य कैसे होते हैं, सर गुण, सर, सर गुण प्लस उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म विकासी, उष्ण सूक्ष्म तीक्ष्ण विकासी। बुक खोलिएगा सब लोग। पेज नंबर 890। कल्प स्थान यही स्टार्ट हो रहा है। इसी को दिव्य स्थान भी कहते हैं। कल्प स्थान का एक और नाम है दिव्य स्थान।
दिव्य स्थान। पांचवी छठवीं लाइन देखिएगा, इस कल्प स्थान में वमन और विरेचन इन्हीं दो का विशेष रूप से वर्णन किया जाएगा। सामान्यतः शरीर शुद्धि के लिए वमन और विरेचन का ही प्रयोग होता है। वमन द्रव्यों में भी मदन फल श्रेष्ठ होता है, इसलिए सर्वप्रथम मदन फल का वर्णन किया जा रहा है। कल्प स्थान की निरुक्ति देखिए, लिखा वमन विरेचनानाम कल्पाः तिष्ठन्ति अस्मिन् इति कल्प स्थानम्, अर्थात वमन और विरेचन द्रव्यों का कल्प यानी विधान इस स्थान में बताया गया है, इसलिए इसका नाम कल्प स्थान। तो कल्प स्थान की परिभाषा निरुक्ति जो भी कहिए वो यहाँ पे है, वमन विरेचनानाम कल्पाः तिष्ठन्ति अस्मिन् इति कल्प स्थानम्। इसको अंडरलाइन करिएगा। जब हम अग्रय की बात करते हैं चरक अग्रय में, तो वहां पे मदन फल के लिए क्या आया है, लिख लीजिएगा, मदन फल वमन आस्थापन अनुवासन। मदन फल वमन आस्थापन अनुवासन उपयोगिना नाम, यानी कि सिर्फ वमन ही नहीं कराएगा, वमन के साथ साथ आस्थापन एवं अनुवासन के लिए भी उपयोगी है। श्लोक नंबर 3 में देखिएगा, कल्पनार्थ भेदार्थ विभागार्थ च इति अर्थः तद्योगानां च क्रियाविधे सुखोपायस्य सम्य गुण कल्पनार्थम। हे अग्निवेश, वमन और विरेचन के लिए वमन और विरेचन द्रव्यों का सुख उपभोग बनाने के लिए सहायक विविध द्रव्यों की कल्पना के लिए एवं इनके भेद और विभाग के लिए क्रियाविधि एवं रोगी को देने योग्य विविध कल्पनाओं की सम्यक योजना के लिए इस कल्प स्थान का उपदेश किया जाएगा। यानी कि इस पैराग्राफ में कल्प स्थान का क्या उद्देश्य है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। एक छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है यूजी के स्टूडेंट्स के लिए कि कल्प स्थान का उद्देश्य क्या है, तो उसका आंसर आपको यही है। वमन और विरेचन की परिभाषा यहीं पे दिया हुआ है, क्या है, दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम। देखिए लिखा हुआ है, तत्र दोष हरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, मतलब कि दोषों को ऊर्ध्व भाग से बाहर निकालना क्या है, वमन, और उसी का आगे लिखा हुआ अधोभाग विरेचन संज्ञकम, और उन्हीं दोषों को अधोभाग से बाहर निकालना विरेचन कहा जाता है। तो ये आपका वमन और विरेचन की परिभाषा कल्प स्थान एक में आई है कि दोषों को ऊर्ध्व भाग से बाहर निकालना वमन, अधोभाग से बाहर निकालना विरेचन। उभयम व शरीरम मल विरेचनाद विरेचन संज्ञा। फिर इन्होंने आगे कह दिया है कि इन दोनों को एक विशेष संज्ञा विरेचन कह रहे हैं, एक विशेष संज्ञा। ध्यान दीजिएगा हमारी बात जो अब बोलने जा रहे हैं। विरेचन का अर्थ कदापि हम नहीं लेंगे परगेशन। विरेचन जब भी शब्द यूज किया जाएगा तो विरेचन का अर्थ होता है अलगाव के संबंध में। आपने शिरोविरेचन का नाम सुना हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नस्य। नस्य को शिरोविरेचन कहते हैं। क्या उसमें दोषों को अधोमार्ग से बाहर निकालते हैं? नहीं निकालते हैं। उसको शिरोविरेचन यानी कि शिरा प्रदेश से, ऊर्ध्व प्रदेश से दोषों को अलग करते हैं, पृथक करते हैं शरीर से। तो कहीं न कहीं विरेचन का अर्थ होता है दोषों को शरीर से पृथक करने के संदर्भ में। ठीक है, हमने आपको अभी स्टार्टिंग में एक लाइन लिखा है कि वमन विरेचन कुल कितने योग लिखा है, 600। तो उसको ओवरऑल 600 विरेचन योग भी कहा जा सकता है। ऐसा हम लोग सूत्र स्थान में भी पढ़ेंगे, हम लोग सूत्र स्थान में भी पढ़ेंगे उस चीज को। यानी कि वमन विरेचन को एक कॉमन टर्म यूज कर लिया, विरेचन। तो तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम, उसको अंडरलाइन करिएगा। अधोभाग विरेचन संज्ञकम, ये अंडरलाइन हुआ। उभयम व शरीर मल विरेचना, उभय यानी शरीर का मल बाहर निकालने के लिए, चाहे वो वमन के माध्यम से हो चाहे विरेचन के माध्यम से, इन उभय प्रक्रियाओं को विरेचन संज्ञा कह दिया है चरक ने। ठीक है, आगे बढ़िए। एक पॉइंट लिए, वामक एवं विरेचक द्रव्य प्रभाव से कार्य करते हैं।
वामक एवं विरेचक द्रव्य प्रभाव से कार्य करते हैं। ब्रैकेट में स्ववीर्य, स्ववीर्य। कल्प स्थान में सभी आचार्यों की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा चैप्टर चरक में ही हैं, 12 चैप्टर। अगर सुश्रुत की बात करते हैं तो सुश्रुत के कल्प स्थान में पूरा का पूरा टॉक्सिकोलॉजी अगत तंत्र है। कितने चैप्टर हैं उसमें? 8 चैप्टर हैं। सुश्रुत के कल्प स्थान में 8 चैप्टर हैं। संग्रह में भी 8 ही चैप्टर हैं। अष्टांग संग्रह में भी 8 हैं और हृदय में 6 हैं। अष्टांग हृदय में कल्प स्थान में 6 चैप्टर हैं। देखिए अभी जो हमने आपको लिखाया मैकेनिज्म, वही अगले पेज पे लिखा हुआ है, श्लोक नंबर 5। तो पहला ही लाइन जहां स्टार्ट हो रहा है, तत्र उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी विकासी, अंडरलाइन करिएगा इसको। ये तो वामक द्रव्यों के गुण हो गए, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी और विकासी। अभी हमने आपको एक शब्द लिखाया है प्रभाव से और ब्रैकेट में स्ववीर्य लिखाया, तो फिर उसको बस स्ववीर्य को भी अंडरलाइन करिएगा। स्ववीर्येण। धमनी को अंडरलाइन करिएगा, उसी लाइन में धमनी लिखा हुआ, धमनी को अंडरलाइन करिएगा। सेकेंड लाइन में बीचों बीच आया है आग्नेयत्वाद विस्यन्दन्ति। आग्नेय गुण से क्या करता है? दोषों का विस्यन्दन होता है। तो ऊपर लिख लीजिए तीक्ष्ण गुण, डैश करके लिखेगा, तीक्ष्ण गुण विच्छन्दन। विच्छन्दन कहाँ लिखा है? तीसरी लाइन का पहला ही शब्द लिखा है विच्छन्दन। तो विच्छन्दन जो होता है वो तीक्ष्ण गुण की वजह से है। जो वामक द्रव्यों का जो तीक्ष्ण गुण होता है उसकी वजह से दोषों का विच्छन्दन होता है। विच्छन्दन, तो तीक्ष्ण गुण डैश करके विच्छन्दन, उसके नीचे उष्ण गुण या आग्नेय गुण की वजह से डैश करके विस्यन्दन। जो टाइम लगेगा इसी चैप्टर में लगेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। तो विच्छन्दन ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो विच्छन्दन है वो तीक्ष्ण गुण की वजह से है, तो उसमें क्यों लिख लीजिएगा, विच्छन्दन पूछा जा चुका है। एक बार हिंदी पढ़ते हैं हम लोग। वमन द्रव्यों के ऊपरी भाग से निकलने तथा विरेचन द्रव्यों के अधोभाग से निकलने का कारण और उसकी प्रक्रिया, यानी वही मैकेनिज्म जो अभी हम लोगों ने बात किया था। उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यवायी और विकासी गुण वाली औषधियां अपने वीर यानी प्रभाव से हृदय में जाकर, तो पहली लाइन में हृदय भी आया हुआ है, हृदय को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। हृदय में जाकर धमनियों द्वारा धमनी का अनुसरण कर स्थूल सूक्ष्म स्रोतों में प्रविष्ट होकर संपूर्ण शरीर में रहने वाले दोष को उष्ण होने से विलयन, उष्ण होने से क्या करेंगे? विस्यन्दन या विलयन। विस्यन्दन करना या विलयन करना एक ही बात हुआ। तो उष्ण गुण से उसको विस्यन्दन कर रहे हैं और तीक्ष्ण होने की वजह से उसका छेदन कर रहे हैं। छेदन कर्म तीक्ष्ण होने की वजह से। फिर लिखा हुआ विच्छिन्न हुआ दोष इधर उधर गमन करता हुआ स्नेह से भावित शरीर में स्नेह से चिकने किए गए मिट्टी के पात्र में रखे हुए मधु की तरह कहीं भी संश्लिष्ट न होता हुआ। आपको पता है कि हम लोग वमन कर्म करने के पहले क्या करते हैं? उसी स्नेहन का प्रभाव। तो याद रखिएगा कि स्नेहन का या कभी पूर्व कर्म की बात भी अगर करे कि पूर्व कर्म क्यों करते हैं, तो उसका आंसर यहाँ से भी आ जाएगा स्नेहन के क्या लाभ होते हैं। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आपको स्नेहन का क्या लाभ दिख रहा है कि जब दोष शरीर में गमन करते हुए स्नेह से भावी शरीर में स्नेह से चिकने किए गए मिट्टी के पात्र में रखे हुए मधु की तरह कहीं भी संश्लिष्ट यानी एकत्रित नहीं होते हैं। सूक्ष्म भागों में संचलित होने के कारण वे कोष्ठ में गमनोन्मुख होने के कारण आमाशय को अंडरलाइन करिएगा, आमाशय और उदान वायु। और अभी हमने एक महाभूत बताया था अग्नि और वायु। अग्नि को हम जब भी पढ़ाएंगे तो तेज बोलेंगे। तो जो वामक द्रव्य हैं उसमें टीवी है, टी मतलब तेज, वी मतलब वायु।
अग्नि इसलिए नहीं बोलेंगे, फिर आकाश और अग्नि दोनों ए से हो जाता है तो कोड बनाने में मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो अग्नि को हम हमेशा जो है तेज बोलेंगे, ठीक है। आगे भी याद रखिएगा। तो वामक द्रव्यों में महाभूत कौन सा हो गया? टीबी हो गया। और विरेचन द्रव्यों में महाभूत जेपी है। जल और पृथ्वी दोनों गुरु होते हैं, तभी विरेचन द्रव्य क्या होते हैं? अधोमार्ग गमन करते हैं। तो आपको उदान वायु को अंडरलाइन करना है, आमाशय को अंडरलाइन करना है, अग्नि और वायु को अंडरलाइन करना है। इसी प्रकार जल और पृथ्वी, अभी तो यहाँ वमन की बात की है कि अग्नि और वायु के उत्कर्ष के कारण ऊर्ध्व भाग के दोषों का हरण करने का प्रभाव होने के कारण औषधि को ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकाल देता है। फिर इन्होंने इसी प्रकार जल और पृथ्वी का उत्कर्ष होने से अधोभाग के दोषों का हरण करने का प्रभाव होने के कारण नीचे के मार्ग से प्रवृत्त होता है कौन? विरेचन द्रव्य। विमर्श में देखिएगा 6वीं 7वीं लाइन, पक्वाशय और अपान वायु को अंडरलाइन करिएगा। पक्वाशय और अपान वायु, उसी में आगे आया है पृथ्वी और जल महाभूत। मिला कि नहीं? यस सर। अंडरलाइन करिएगा। तो विरेचन में आपका उदाहरण वायु का रोल है और आमाशय की प्रक्रिया है। वैसे भी आमाशय कफ का स्थान होता है, तो याद रखिएगा इसमें आमाशय है और वहां पे विरेचन के लिए पक्वाशय की बात की है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा यूजी में, मैकेनिज्म ऑफ वमन एवं विरेचन द्रव्य। आपके सिलेबस में है, 4th ईयर का सिलेबस देखेंगे तो उसमें है वमन एवं विरेचन द्रव्यों की कार्मुकता। पेज पलटिए। छठवां श्लोक देखिए, लास्ट में लिखा हुआ जहां 6 नंबर पड़ा हुआ है, षड विरेचन योग शतानि व्याख्यास्यामः। मिला? अभी हम लोगों ने बात किया था कि वमन एवं विरेचन दोनों को अगर एक शब्द दिया जाए तो विरेचन में दोनों आ जाते हैं, वमन भी आ जाता है और विरेचन भी आ जाता है। यहाँ पे षड विरेचन योग शतानि यानी 600 वमन विरेचन योगों की बात बता रहे हैं। पढ़िए इस पैराग्राफ को, इसमें आपको सब मिल जाएगा। इन वमन तथा विरेचन द्रव्यों में मदन फल, देवदाली जीमूतक, देवदाली यानी जीमूतक, इक्ष्वाकु तितलौकी, धामार्गव, कुटज और कृतवेदन, सबके पर्याय भी आपको याद करने पड़ेंगे। सभी चैप्टर्स में सभी प्लांट्स के पर्याय भी दे रखे हैं इसमें। तो जैसे जीमूतक देवदाली को बोलते हैं, इक्ष्वाकु को तितलौकी भी बोलते हैं, तो वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। श्लोक देखिएगा, मदन जी अच्छे धावक। मिला? पहली लाइन, श्लोक नंबर 6 का पहला ही लाइन देखिएगा, मदन जी अच्छे धावक। मिला? यस सर। उसी के ऊपर आप चाहें तो छोटा छोटा सबका नंबर भी लिख सकते हैं, 133, फिर उसके बाद 39, 45, 60, 18, 60 यहीं पे लिख डालिए। फिर उसके बाद श्यामा के चित्र पर तिल, सुधा के सात दांत। याद रखिएगा, किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लीजिए। स्नूही को महावृक्ष भी कहते हैं और महावृक्ष करके ही एक बार क्वेश्चन पूछा था। स्नूही को ही या सुधा को ही महावृक्ष कहा जाता है, जिसका 20 बताया था कि हमने कि 20 याद कर लीजिए, उसमें से 4 घटाते चलेंगे, 20 फिर 16 फिर 12 और पहले वाले कितना था? 110। ठीक है, वो संख्या यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। ये 12 के 12 यहाँ पे नाम लिखे गए हैं। फिर लिखा है 6वीं लाइन देखिएगा, इन औषधियों के अनेक प्रकार के देश और भिन्न भिन्न काल में उत्पन्न होने के कारण, स्वाद रस वीर विपाक और प्रभाव के भिन्न भिन्न होने के कारण, रोगीगत दोष प्रकृति वय बल अग्नि प्रकृति सात्म और रोगावस्था पर नानाविध प्रभाव होने के कारण, विचित्र प्रकार की गंध वर्ण रस स्पर्श उपयोग सुख प्राप्ति के लिए अगणित संयोग होने पर भी कल्पनाओं के मार्ग बताने के लिए 600 विरेचन योग, वहीं लिख लीजिए ब्रैकेट में 355 प्लस 245, 600 के साथ लिख लीजिए 355 प्लस 245, यानी 355 वामक वाले आएंगे। उसको जो हमने आपको लिखाया था ना, उसको ऐड करिएगा। तो वामक वाले जो है 355 आएंगे, मदन जी अच्छे धावक 355 आएंगे, और श्यामा के चित्र पर तिल सुधा के साथ उसको जब जोड़ेंगे तो 245 आएंगे, और इन दोनों को जब काउंट करेंगे तो पूरा कितना हो जाता है? 600।
अगला प्रकरण आता है यहीं पे, 3 देश हम लोग पढ़ते हैं ना, जांगल, आनूप और मरुभूमि, सॉरी जांगल, आनूप और साधारण देश। जांगल, आनूप और साधारण। जांगल को ही मरुभूमि भी बोलेंगे। तो जांगल, आनूप और साधारण देश की बात करते हैं। ये नीचे देखिएगा, लिख लीजिए चरक के अनुसार, तो नीचे स्पेस है किताब में, लिख लीजिए चरक के अनुसार जांगल भूमि वात पित्त प्रधान, जांगल भूमि वात पित्त प्रधान। वाग्भट के अनुसार वात प्रधान, वाग्भट के अनुसार वात पित्त प्रधान, यानी कि वीआईपी जंगली हो गए। वीआईपी कैसे हो गए? जंगली हो गए। सर वाग्भट का क्या बोला? केवल वात, वहां पित्त हट जाएगा। वाग्भट में एकल एकल दोष ही बताया हुआ है। आनूप में कफ आ जाता है और जांगल में वात आ जाता है। तो वाग्भट ने एक एक दोष बताया है, जांगल में वात और आनूप में कफ। चरक ने 2-2 दोष बताए हैं, जांगल में वीआईपी यानी वीआईपी जंगली हो गया और आनूप में कवि हो गया। कवि, कफ और वात। अब जांगल, आनूप देश ये आप एक बार देख लीजिएगा। जांगल का मतलब होता है रेगिस्तान वगैरह। देखिएगा तीसरी लाइन, नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, 893 नंबर पेज पे तीसरी लाइन, वात पित्त बहुला मिला। तीसरी लाइन में आया वात पित्त बहुला। 893 पेज पे। यस सर। यस सर। यहीं से हमने आपको लिखाया वात पित्त दोष। और प्लांट कौन कौन से होते हैं उसको देख लीजिएगा। सेकेंड लाइन में इसी पेज पे 893 पे आया है। सर वात पित्त बहुला कहाँ गया है? अरे 893 पेज पे देखो ना। हाँ सर मिल गया मिल गया। उसी के ऊपर मृग तृष्णा भी आया हुआ है। मृग तृष्णा को भी अंडरलाइन करो। जो मरीचिका, जो रेगिस्तान में मरीचिका आपने देखा होगा, तो मृग तृष्णा है, उसको अंडरलाइन करिएगा। नीचे आनूप में आइए। आनूप में जो नीचे वाला उसकी लास्ट लाइन देखिएगा, पवन कफ प्रायो, लास्ट वर्ड आया है पवन कफ प्रायो, मिला? यस सर। को अंडरलाइन करिए। उसी के बगल में सुकुमार, सुकुमार को अंडरलाइन करिएगा। और अगर हमसे कहेंगे कि सर जी मार्क कराइए इन सब में, तो हम ये कहेंगे कि हंस चक्रवाल से लेके, यानी चौथी लाइन में जो हंस चक्रवाल आया है वहां से लेके पवन कफ प्रायो तक अंडरलाइन कर लीजिए। जिसमें बलाका, नंदीमुख, पुंडरीक, कदम्ब, भृंगराज, शतपत्र ये सब आया हुआ है, तो ये सब अंडरलाइन कर लीजिएगा। मतलब जहां पानी अधिक होगा वो आनूप देश हो गया, जहां पे मरुभूमि, रेगिस्तान, वर्षा कम होगी उसको जांगल बोलते हैं। और आनूप को अहित देशा नाम कहा गया है। लिख लीजिए आनूप अहित देशा नाम, आनूप अहित देशा नाम, आनूप अहित देशा नाम। यानी आनूप जो होता है देश वो अहित, यानी कि उसमें बीमारियां ज्यादा होती हैं। पेज पलटिएगा। विमर्श में देखिएगा, इस पेज पे जो विमर्श चल रहा है, विमर्श में 5वीं लाइन देखिएगा, आनूपो बहुदोषश्च समासाधारणो मतः, मिला? यस सर। यस सर। आनूपो बहुदोषश्च, इसको लिखिएगा, अंडरलाइन करिएगा। उसी के ऊपर देखिएगा जांगलो देश स्वल्प रोगम, मिला? जो जांगल देश के लोग होते हैं वहां पे रोग कम होता है। यस सर। जांगल को आरोग्य देशा नाम भी बोलते हैं, जांगल आरोग्य देशा नाम। आनूप अहित देशा नाम और जांगल को आरोग्य देशा नाम। कैसे याद करते हैं? एनआईए जयपुर में है,
मरुभूमि रेगिस्तान टाइप का है ना, राजस्थान की तरफ, तो वो आरोग्य का देश है ना। और जहाँ पानी बहुत होगा, बरसात बहुत अधिक होगी, वहाँ मच्छर मलेरिया बहुत होंगे, वहाँ पे बीमारियां बहुत ज्यादा होंगी। तो आनूप अहित देशाना, जांगल स्वल्प रोग, एक हो गया साधारण, एक हो गया आनूप, और एक हो गया आपका जंगल। जंगल वीआईपी को हो गया, और जंगली वीआईपी, और दूसरा हो गया कवि, कौन? आनूप। तीसरा है साधारण। नेक्स्ट पेज पे ही रहिए, 894 पेज पे। बिल्कुल नीचे देखिए, बिल्कुल नीचे 10 नंबर श्लोक। ये हम आपको बता चुके हैं, जो भी हमने आपको चार्ट बताया ना, मूल शाखा पत्र, मूल शाखा पत्र, तक्षक और हिसार, याद आ रहा है? अभी स्टार्टिंग उसी से हमने की थी। यस सर। वही है इस पैराग्राफ में, देखिएगा अगले पेज पे, हिंदी पढ़िएगा। इन उत्तम संग्रह करने वाले द्रव्यों भी जो द्रव्य अपने समुचित समय पर उत्पन्न हुए हों, अर्थात जिस औषधि द्रव्य का उत्पन्न होने के जो समय है, यही सब बातें की हैं। और लिख रहे हैं, उत्तर दिशा में होने वाली औषधियों की नूतन शाखा और पत्रों का बसंत लिखा हुआ है ना, 3, 3, 6, छठवीं लाइन देखिएगा, नूतन शाखा और पत्रों का, मिला? यस सर। क्या लिखा है, पढ़िए तो बताएं क्या उसमें करेक्ट करना है। नूतन शाखा और पत्रों का उसके थोड़ा और पहले से पढ़िए। उत्तम दिशा में होने वाली उत्तम को उत्तर करिए पहले। उत्तर दिशा में होने वाली औषधियों की नूतन शाखा और पत्रों का, वर्षा छूट गया, वर्षा एवं बसंत ऋतु, वर्षा एवं बसंत ऋतु, वर्षा छूट गया है। पामा, मूल का ग्रीष्म या शिशिर ऋतु में, जबकि पुराने पत्र हटकर नए पत्र उग रहे हों। और फिर हमने आपको बताया था तक्षक, छाल यानी त्वक, कंद और क्षीर शरद ऋतु में, पुष्प और फलों का ऋतु के अनुसार, याद रखिएगा इस फार्मूले में नहीं था, तो पुष्प और फल जो होंगे यथा ऋतु, एक शब्द प्रयोग करेंगे, पुष्प और फल। भाई जब पुष्प और फल, सभी प्लांट का अलग अलग फ्लावरिंग फ्रूटिंग सीजन होता है ना, तो जब फ्लावर फ्रूटिंग होगा तब हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमको इसी टाइम में कलेक्ट करना है। तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग जब उसमें ये यथा ऋतु के अनुसार। और उसमें आया होगा सार का हेमंत ऋतु में संग्रह करना चाहिए, मिला? मंगलाचरण करके श्वेत वस्त्र को अंडरलाइन करिएगा। और मुख किधर होना चाहिए, पूर्व मुख या उत्तर मुख होना चाहिए, यूपी, उत्तर मुख या पूर्व मुख करके। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। जब भी हम प्लांट को कलेक्ट करेंगे, औषधि के रूप में उसको संग्रह करेंगे, तो मुख जो होता है। सर आवाज नहीं आ रही है। किसी को नहीं आ रही आवाज? वॉइस डिस्कनेक्टिविटी के कारण कल पढ़ाएंगे इसको, ठीक है ना। औषधि संग्रह काल जो है हम लोग कल पढ़ेंगे। अभी जितना हमने आज बताया है संग्रह काल, जैसे भी सारे चैप्टर्स के नाम, कि उसमें कितने योग हैं, उनका सीक्वेंस सब आपको पता होना चाहिए। जो टाइम टेकिंग है वो पहला चैप्टर ही है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग उसके आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे।